देश की राजधानी दिल्ली का एक ऐसा गैंगस्टर जो दोनों हाथों से गोलियां चलाता था। वो गैंगस्टर जब गोलियां चलाने पर आता था, यानी किसी की हत्या करने के लिए निकलता था, तो वो ये नहीं देखता था कि जिसकी वो हत्या करने जा रहा है वो उसका दुश्मन है या फिर दोस्त है। अपने दुश्मनों को तो लोग मारते ही हैं, वो गैंगस्टर भी अपने दुश्मनों को मारता था, लेकिन अपने दोस्तों को भी उससे बुरी तरह से मारता था। जिसके ऊपर वो फायरिंग करता था, एक साथ 20 से 25 गोलियां झोंका करता था। उस गैंगस्टर ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक डीसीपी, जिनका नाम था ललित मोहन नेगी, उनकी हत्या करने की एक प्लानिंग बनाई थी। और उसी गैंगस्टर ने दिल्ली के एक कोर्ट में एक पुलिस वाले को करीब 25 से 30 गोलियां मारी थी। वो गैंगस्टर दरअसल बहुत पैसा कमाना चाहता था और उसी गैंगस्टर ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से दिल्ली के सरोजनी नगर के मार्केट के पास 8 करोड़ रुपए लूट लिए थे। आज की इस कहानी में जिस गैंगस्टर के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, उस गैंगस्टर का नाम था शक्ति नायडू, जिसे आज से करीब 3 से 4 साल पहले यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। तो गैंगस्टर शक्ति नायडू के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि आखिर शक्ति नायडू कौन था और दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर वो क्यों बनना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त कहाँ था जो आज के मौजूदा दौर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को ना तो बढ़ावा देना होता है और ना ही समर्थन करना होता है, बल्कि गैंगस्टरों के बारे में बताने का उद्देश्य महज एक जानकारी पहुंचाना होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखिए इस गैंगस्टर को, यही वो गैंगस्टर था शक्ति नायडू। आज से करीब 8 से 10 साल पहले की बात है जब गैंगस्टर शक्ति नायडू उस वक्त चर्चा में आया जब इसने दिल्ली के एक फ्लाईओवर के पास से, जो साउथ दिल्ली में सरोजनी नगर इलाका है, वहाँ पर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से इसने बंदूक की नोक पर 8 करोड़ रुपए लूट लिए थे। और उस वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई थी और ये करीब 6 साल तक जेल में बंद रहा। लेकिन जैसे ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में ये गया, तिहाड़ जेल में इसने अपनी गैंग लगातार जो है मजबूत करने की जो कोशिश की और इसकी गैंग मजबूत होती चली गई और इसकी गैंग में करीब 20 से 25 बदमाश इसके गैंग में शामिल हो गए। शक्ति नायडू के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत जल्दी बहुत पैसे वाला बनना चाहता था, अमीर बनना चाहता था और इसके लिए इसने जो रास्ता चुना वो रास्ता बहुत गलत था। दरअसल शक्ति नायडू के पिता दक्षिण भारत से मेरठ आए थे और मेरठ में उन्होंने अपनी एक दुकान की थी कपड़े की दुकान पर ये बैठता था। लेकिन कपड़े की दुकान में उतनी कमाई नहीं होती है जितनी कमाई इस गैंगस्टर को चाहिए होती। वैसे कपड़े की दुकान में इतनी कमाई ज़रूर हो जाती थी कि इसका पूरा परिवार आराम से खाता पीता था, जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, अपर मिडिल क्लास। तो इसकी ज़िंदगी वैसे थी, इसके परिवार के लोग खुश थे। लेकिन ये उतने पैसों में खुश नहीं था। इसने बड़ा गैंगस्टर बनने का सोचा कि अब क्यों ना कुछ बड़ा हाथ मारा जाए ताकि जीवन भर कम से कम विदेश में जाकर आराम से अपनी ज़िंदगी बिताई जाए। तो यही सोचकर इसने शिल्पा शेट्टी के पति को पहले उनसे 8 करोड़ रुपए की इसने लूट की और उसके बाद ये लगातार एक के बाद एक कई वारदातें करता चला गया। और कहा तो ये जाता है कि जब ये 6 साल जेल में था, उसके बाद पैरोल पर बाहर आया और बाहर आने के बाद दिल्ली का एक कोर्ट है कड़कर डोमा कोर्ट। कड़कर डोमा कोर्ट में एक सिपाही थे जिनका नाम था रण सिंह मीणा। उन्हें 32 गोलियां मारी गई थी। 32 गोलियां जब उन्हें मार दी गई, मारने वाले की गिरफ्तारी हुई तो मालूम चला कि ये गैंगस्टर शक्ति नायडू ही था जिसने उस सिपाही को 32 गोलियां मारकर बहुत ही बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी थी। दरअसल गैंगस्टर शक्ति नायडू ये चाहता था कि वो फिल्मी दुनिया में चला जाए, उसके पास बहुत पैसे हों। अगर हम शक्ति नायडू के बारे में आपसे ये कहें कि वो मानसिक रूप से बीमार था या एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जिसे हम काल्पनिक ज़िंदगी कहते हैं, वो गैंगस्टर भी बनना चाहता था, पैसे वाला भी बनना चाहता था, मतलब एक तरह से अकल्पनीय ज़िंदगी वो जी रहा था। दरअसल जब वो तिहाड़ में गया, तिहाड़ के बाद उसने जब अपनी गैंग खड़ी की तो कई राज्यों में, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब राज्यों में उसने एक के बाद एक अपराध करना शुरू किया। और शुरू में उसने ठक ठक गैंग ज्वाइन किया। अगर आपको ठक ठक गैंग के बारे में नहीं पता तो हम आपसे बताते हैं। दरअसल दिल्ली में आज से करीब 8 से 10 साल पहले एक गैंग का बहुत ही
दहशत हुआ करता था, जिसे हम ठग ठग गैंग कहते थे। ठग ठग गैंग दरअसल आपके गाड़ी के पास आती थी, आपको ठग ठग करके यूँ इशारा करती थी और ये कहा जाता था कि नीचे पैसे गिरे हैं, शायद आपके पैसे गिरे हों। और पैसे ऐसी चीज़ है कि हर कोई उठ जाता है लेने के लिए। जैसे ही वो व्यक्ति दरवाज़ा खोलकर नीचे आता, तभी उसका फ़ोन, लैपटॉप, पर्स, सब कुछ ये बदमाश लेकर फरार हो जाते थे। ये थी ठग ठग गैंग। और ठग ठग गैंग में सबसे पहले इसने एंट्री मारी थी और उसके बाद ये लगातार एक के बाद एक वारदातें करता चला गया। और एक दिन ऐसा आया जब इसके पीछे जो है 3 राज्यों की पुलिस पड़ गई। पुलिस ने इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रख दिया। 24 से ज़्यादा वारदातें इसने कर रखी थी। मेरठ पुलिस अलग से इसके ऊपर इनाम रखी थी। लेकिन कहते हैं कि हर अपराधी का एक ना एक दिन आता है, जैसा विकास दुबे का भी आया। विकास दुबे भी अपने आप को बाहुबली समझता था, लेकिन उसका भी एक दिन आया। दरअसल इस गैंगस्टर ने अपने 2 साथियों के साथ एक प्लान बनाया और उस प्लान में ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक डीसीपी हैं जिनका नाम है ललित मोहन नेगी। तो ललित मोहन नेगी को इसने मारने की हत्या करने की एक तरह से प्लानिंग की। तो इसके साथ इसके 2 और साथी थे। इनके 2 साथी, एक का नाम था तिलक राज और दूसरे का नाम था हनी। तिलक राज और हनी ये दोनों चाचा भतीजे थे और ये तो उस वक्त तैयार हो गए थे कि डीसीपी को मारना है। और इसके लिए ये जाते हैं यूपी के मेरठ ज़िले में। और दरअसल मेरठ जाने का इनका जो कार्यक्रम था वो इसलिए था कि ललित मोहन नेगी साहब मेरठ में एक शादी में शामिल होने वाले थे 1 फरवरी को। 31 जनवरी उस दिन था। तो 31 जनवरी को ये बदमाश मेरठ जाते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति से बंदूक की नोक पर फॉर्च्यूनर कार लूटते हैं और कार लूटने के बाद वो फिर अगले दिन कहीं जाते हैं, एक वैष्णो धाम सोसाइटी है, वहाँ पर जाते हैं। पुलिस इसकी तलाश बहुत दिन से कर रही थी। वो फॉर्च्यूनर जिसकी गाड़ी थी, वो व्यक्ति पुलिस थाने में पहुँचता और अपने साथ उसके साथ जो घटना हुई रहती है कि साहब मेरी गाड़ी लूट ली गई और ऐसे ऐसे। तो उस गाड़ी में कहा जाता है कि उस वक्त जीपीएस लगा था और जीपीएस के आधार पर पुलिस पहुंच जाती है जहां पर वैष्णो धाम कॉलोनी में ये बदमाश शक्ति नायडू रुका हुआ था। एक चीज़ मैं भूल रहा हूं, इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। दरअसल डीसीपी की हत्या की जो प्लानिंग थी वो रुक गई। 31 जनवरी की बात है ये, जब इन बदमाशों ने फॉर्च्यूनर कार लूट ली। तो ये था कि 1 फरवरी को जब डीसीपी ललित मोहन नेगी पहुंचेंगे तो उनकी हत्या करनी है। लेकिन जो इसके साथ बदमाश थे तिलक राज और हनी, ये दोनों मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा डीसीपी की हत्या, और क्योंकि इसके बाद जो परिणाम निकल कर सामने आएगा वो बहुत ज़्यादा भयानक होगा, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, परिवार वाले तबाह हो जाएंगे। शक्ति नायडू को अगर हम पागल कहें, सनकी कहें, क्रिमिनल कहें, जो भी शब्द कहें वो शब्द उसके लिए कम पड़ेगा। वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि अपने दोनों हाथों से बंदूक निकालता है और अपने ही साथियों पर, तिलक राज और हनी पर फायरिंग कर देता है, जिसमें हनी की मौत हो जाती है। तिलक राज जिंदा बच जाता है। बाद में उसने अपने साथ हुई पूरी बातें बताई और एक एक बातों का खुलासा किया कि कैसे डीसीपी ललित मोहन नेगी की हत्या की प्लानिंग गैंगस्टर शक्ति नायडू कर रहा था, और जब हम लोगों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया तो हम लोगों को, यानी कि अपने ही साथियों को मौत के घाट उतारने की कोशिश करने लगा, जिसमें से एक की हनी की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद शक्ति नायडू की तलाश जोरों शोरों पर शुरू हो जाती है और पुलिस अलग अलग थानों की इसे खोजती रहती है। दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ पहले से ही पड़ी थी, स्पेशल सेल। और तभी आता है 18 फरवरी का वो दिन, जब ये फॉर्च्यूनर कार वहाँ पर मिलती है। वैष्णो धाम सोसाइटी है एक मेरठ में। किसी ने जानकारी दी कि जो फॉर्च्यूनर कार लूटी गई थी वो यहाँ पर खड़ी है। पुलिस पहुँचती है, देखती है कुछ मामला यहाँ पर संदिग्ध लग रहा है। पुलिस ने उसके बाद चारों तरफ से इन्हें घेर लिया और कई थानों की पुलिस वहाँ पर आई। एसएसपी साहब पहुँच गए, सीओ साहब पहुँच गए और फिर शुरू हुआ गोलीबारी का खेल, जो शक्ति नायडू ने सबसे पहले पुलिस पर फायरिंग की। कहा जाता है कि शक्ति नायडू ने इस दौरान करीब 2 से ढाई घंटों तक पुलिस के समक्ष फायरिंग की और उसे कई गोलियां लगी थी। गोली लगने के बाद भी वो पुलिस पर फायरिंग करता रहा। लेकिन जब एसएसपी और सीओ साहब को गोली लग गई, फिर तो पुलिस वाले उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए और शक्ति नायडू पर इतनी गोलियां बरसाईं कि शक्ति नायडू का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो वो गैंगस्टर जो कहता था कि मैं
बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत पैसे वाला बनूंगा, और जुर्म की दुनिया में आया था कपड़े की दुकान छोड़कर। वो गैंगस्टर आज मरा हुआ ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने बयान दिया, जैसे हमने आपको कहानी बताई, इन्हीं सब कहानियों में पुलिस ने अपना बयान दिया कि कैसे कैसे उसका एनकाउंटर हुआ। तो दरअसल पुलिस उसका एनकाउंटर करने नहीं गई थी, पुलिस उसको पकड़ने गई थी, एक फॉर्च्यूनर कार खोजने गई थी। लेकिन जब देखा कि गैंगस्टर शक्ति नायडू ने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया, तो पुलिस ने फिर अपनी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गैंगस्टर शक्ति नायडू बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो शक्ति नायडू को लेकर आपका क्या कहना है? शक्ति नायडू, दरअसल एक चीज़ और कही जाती है कि जब अपने जुर्म के काम को अंजाम दे रहा था, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का कोई क्रेज़ नहीं था। लॉरेंस बिश्नोई का जितना दहशत आज देखने को मिलता है, उतना दहशत लॉरेंस बिश्नोई का नहीं था। लेकिन फिर भी शक्ति नायडू ने जो रास्ता पकड़ा था, वो रास्ता बहुत ही गलत था, और ऐसे रास्तों पर चलने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। हमने देखा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब 2 और लोग इस तरह से मारे गए थे, तो भी यही बातें कही गई थी। तो हमारे इस कहानी को बताने का उद्देश्य डराना, धमकाना, भयभीत करना नहीं था, बल्कि आपको बताने का उद्देश्य यही था कि अपराध की दुनिया का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा, और अगर आप किसी और गैंगस्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। आप देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्ते।